नमस्ते सभी को। आज के स्त्री रोग चर्चा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक विशेष रूप से आज के सत्र में हम रामायण एवं आयुर्वेद को लेकर थोड़ी बहुत चर्चा करने वाले हैं और उसके बाद जो भी रेगुलर हमारा डिस्कशन होगा, केस डिस्कशन, उसके साथ हम लोग इस सत्र को कंटिन्यू करेंगे। आप सभी को जो भी हमारे साथ जुड़े वैद्य है और आयुष दर्पण के फेसबुक पेज पर इस लाइव सत्र को देखने वाले हमारे सारे आदरणीय वैद्यों को भी आज के इस राम प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा वहां पे संपन्न हुई है, उस मौके पर आज हमने इस विशेष सत्र का आयोजन किया है, जिसमें हम लोग थोड़ा सा ये भी करेंगे कि किस प्रकार से आयुर्वेद और रामायण में किस प्रकार का संबंध रहा है और कौन सी ऐसी वनस्पतियां है जिसका उल्लेख हमारे इन प्राचीन परंपराओं के साथ जुड़ा है। हम सभी जानते हैं कि अलग अलग नामों से हमारे जो वनस्पतियां हैं उनमें थोड़ा सा अगर इतिहास को देखेंगे तो करीब करीब राम नाम का, श्री राम जी का नाम का उल्लेख हमें 30-35 तो वनस्पतियों को अलग अलग रूप से उन्हें एक पर्याय या सिनोनिम के रूप से नाम दिया गया है। और लक्ष्मणा वनस्पति के बारे में तो हम सभी जानते हैं, संजीवनी बूटी को हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो इसकी थोड़ी सी जानकारी के रूप में मैं यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आज के इस दिन का जो भी महत्व है, इसको भी हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से, किस पार्श्वभूमि में राम मंदिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जो आज वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में यहाँ पे ये निर्माण चल रहा है। और आज के इसी दिन पे जनवरी 2024 में इसका गर्भगृह तथा पहला तल जो है बनाया गया है, और इसी में आज के दिन ही श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये एक प्रमुख देवता है और राम का जन्म स्थान माना जाता है। बहुत ही सालों से चल रहा ये विवाद है, और इस विवाद के बाद आज जाकर ये मंदिर इस जगह पर बना है, और जिसको आज पूरे वर्ष में एक त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि राम एक हिंदू देवता है और विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। प्राचीन महाकाव्य रामायण के अनुसार यही पे राम जी का जन्म हुआ था। और 16वीं शताब्दी में बाबर ने पूरे उत्तर मंदिरों पर आक्रमण की अपनी श्रृंखला में, और ये हमला किया था और उसमें इस मंदिर को नष्ट किया था। और बाद में एक बड़ा इतिहास मिल जाता है कि किस प्रकार से ये सारा विवाद हुआ था, और आज फिर एक बार यहाँ पे पुनः एक बार मंदिर बन गया है। और आगे चलकर ये एक बहुत ही प्रसिद्ध के रूप में एक अद्भुत तरीके से आज, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ये पूरी तरीके से बन रहा है, किस प्रकार से पूरे देश में को मनाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय होगा इसमें ये मंदिर एक अद्भुत तरीके से उभर कर आएगा और बिल्कुल एक प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र के रूप में भी ये माना जाएगा, नवाजा जाएगा। हम लोग जरूर इसको कभी ना कभी यहाँ पे हम एक विजिट करेंगे, यहाँ पे जाकर इसको देखना जरूर चाहेंगे। इसी के साथ जो एक प्रसिद्ध परंपरा है कि रामायण में लक्ष्मण जी के जीवन को बचाने के लिए किस प्रकार से हम पूरा पर्वत उठाकर ले आते हैं। और पूरा पर्वत उठाने के पीछे ये कारण था कि एग्जैक्टली हनुमान जी नहीं जान पा रहे थे कि जो वनस्पति उनको थी संजीवनी बूटी, तो ये कौन सी है। और इसीलिए फिर उन्होंने क्या किया कि चलो हम पूरा ही, उन्होंने पर्वत उठाकर वहां पे ले आया था। जैसे आयुर्वेद भारत की एक चिकित्सा पद्धति है, उसी प्रकार से ये वहां पे ही ये जो चर्चा हुई थी। और श्रीलंका में रुमासमला पर्वत के नाम से जाना जाता है, और आज भी वहां पर संजीवनी बूटी पाई जाती है, ऐसा माना जाता है। और ये आज भी हम लोग सुनते आते, चर्चा करते हैं। और ये भी माना जाता है कि हनुमान जी ने जब पहाड़ को उठा कर लिया था तो उसका एक टुकड़ा रीतिगाला में गिरा था। और इसकी खासियत यह है कि आज भी एक ऐसी जड़ी बूटियां उगती है जो इस इलाके में बहुत अलग है। तो इस वनस्पति को लेकर भी अलग अलग प्रकार से माना जाता है, इसको चमत्कारी रूप से माना जाता है। और वैज्ञानिक जो साहित्य है, कहीं ना कहीं इसका उल्लेख सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस के रूप में जाना जाता है। और इस पौधे को लेकर निश्चित रूप से खुलासा अभी भी नहीं हुआ है। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि संजीवनी अंधेरे में चमकती है। और वाल्मीकि रामायण में लंका के वैद्य हनुमान जी से कहा था कि हिमालय और ऋषभ पर्वत के बीच एक ऐसा पर्वत है जहां पर ये
जीवन दान देने वाली बूटी पाई जाती है। और यहाँ पे उन्होंने बताया था कि 4 प्रकार की बूटियां मिलती है, जिसका अलग अलग नाम है। देखिए, जीवनी, विशल्यकरणी, सुवर्णकरणी और संधानी। और इन सभी जड़ी बूटियों में से सदैव प्रकाश निकलता है, और बिल्कुल इन को लेकर ही कहा जाता है कि लक्ष्मण के होश आने के बाद हनुमान जी ने पर्वत को वापसी अपनी जगह पर जाकर रख दिया था। और औषधीय पौधों के संरक्षण का ये एक अच्छा उदाहरण है। आज उत्तराखंड और कई सारे राज्यों में इस वनस्पति को लेकर काम किया जा रहा है कि एग्जैक्टली ये क्या है। और फिर ये 4 वनस्पतियां मैंने बताई थी। और तो ये संजीवनी बूटी जिस प्रकार से अलग अलग प्रांत में मिल जाती है, तो इसके बारे में थोड़े से जो रहस्य हमें इंटरनेट से मिलते, उसी को मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ। तो शिव ने शुक्राचार्य को बताया था संजीवनी का रहस्य। शिव की तपस्या करके शुक्राचार्य ने अमर होने के वरदान मांगा, लेकिन शिव ने कहा यह संभव नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें संजीवनी के बारे में बता सकता हूँ। और शुक्राचार्य ने उस बूटी की विद्या को सीख लिया, जिसके दम पर वे युद्ध में मारे गए दैत्यों को फिर से जीवित कर सकते थे। मृत संजीवनी से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसे माना जाता है कि यह व्यक्ति को मृत्युशैया से पुनः स्वस्थ कर कर लाती है, इसीलिए उसको मृत के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग जो हमारे स्क्रिप्चर्स है, अलग अलग जो जानकार है, उन्होंने इस काम किया है। और फिर ये एक नतीजा पाया गया है कि 17 प्रजातियों के नाम सामने आए हैं संजीवनी के पर्याय शब्दों से मिलते। और अलग अलग खोज के बाद ये पता चला है कि आज इसके केवल 6 प्रजातियां शेष है। और इन 6 में से भी 3 प्रजातियां ऐसी थी जो संजीव से मिलते जुलते शब्द से सर्वाधिक और बार बार उसकी एक रूपता मिलती थी, जैसे मैंने अभी बताया शिलाजिनिया, सिलेजिनेला, ब्रायोप्टेरिस करके, और क्रेसा क्रिटिका, डेस्मोट्राइकम फिब्रिएटम करके। तो जैसे कि उदंती, संजीवनी बूटी या जीवक, ऐसे इनके नाम है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ये इतिहास हमें मिल जाता है कि ये अलग अलग वनस्पतियां कैसे कैसे है। और जो एग्जैक्टली हमने रामायण में जिस प्रकार से पढ़ा है, माना है रूप में, एक और भी कई लोगों का ये भी मानना है कि मशरूम जो है, मशरूम का रस जो सोम रस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये संजीवनी बूटी है करके। तो ये भी एग्जैक्टली हमें मतलब आज भी हम लोग इसको लेकर थोड़े उलझन में ही हैं कि एग्जैक्टली किसको हम ये संजीवनी बूटी समझे क्या। बट जैसे हमें जो भी मौजूदा जानकारी हासिल है, उसी के हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं। और ये भी माना जाता है कि ये जो संजीवनी बूटी है, ये स्त्री रोग के लिए, खास करके योनि व्यापद में इसका बड़ा ही महत्व है। और इसी के साथ अलग अलग प्रकार के कोलाइटिस है, या यूटीआई इन्फेक्शन है, ज्वर है, या एनीमिया, ल्यूकेरिया में, और कैंसर के इलाजों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये अलग अलग तरीके से इसमें ज्यादातर तत्व माने जाते हैं मेथानलिक कंपाउंड करके। ये मुख्य रूप से शरीर को सूजन से बचाते हैं, और इसके अलावा ये हीलिंग में भी मदद करते हैं। हमारी जो प्रजातियां है, जातियां है, उनमें अलग अलग रूप से मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में इनका उपयोग जो गांव में लोग उपयोग करते हैं ना, जो होते हैं रूरल एरियाज में, तो इसमें ये महिलाओं के मासिक धर्म की अनियमितता के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस करें। और एग्जैक्टली अगर हमें कभी आगे भी इस पर काम करना होगा कि हम लोग जान ले कि एग्जैक्टली ये क्या वनस्पति है, क्योंकि हर एक वनस्पति की अलग अलग प्रजातियां होती है, तो कई बार संभ्रम की स्थिति बन जाती है। तो जो भी जानकार लोग हैं द्रव्य गुण के, तो इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। और ये मुख्य रूप से जैसे मैंने बताया कि ये ल्यूकोरिया हो या जो भी स्त्री रोगों की समस्या है, इसके लिए इसका उपयोग होता है। अभी जैसे अलग अलग प्रांतों में भी इसको अलग अलग नाम से भी देखा जाता है, अलग अलग रूप से इसका उपयोग भी किया जाता है। मुख्य रूप से ये एंटी इंफ्लेमेटरी रूप से काम करती है, स्ट्रेस को भी कम करती है। और लोगों का मानना यह है कि इसमें मिर्गी और ऐसे जो नर्वस सिस्टम या थकान के लिए भी इसका उपयोग होता है, ये अध्ययन से पता चला है। बेहोश अगर कोई हो जाता है तो उसके लिए भी इसका प्रयोग, इसलिए तो जब लक्ष्मण बेहोश हो गए तो इनका उपयोग करके ही उसके उनके प्राण बचाए गए थे। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग रूप माने जाते हैं। जो भी हमने जिस प्रकार से भी इसको समझ पा रहे हैं, तो ये एक पावरफुल वनस्पति है, और बिल्कुल जो कि जीवन देती है। इसीलिए इसका नाम है संजीवनी, या जीवन को पुनः एक बार प्रस्थापित करने वाली संजीवनी। और इसके अलग अलग प्रजातियां या नामों के बारे में जो भी जहां
से भी जानकारी हमें मिलती है, इसी के आधार पर हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे हमारे कल्चर्स में जिस प्रकार से आयुर्वेद और रामायण का क्या संबंध है, या रामायण काल में आयुर्वेद को किस प्रकार से देखा जाता था, इस पर थोड़ा सा मैं यहाँ बातें बताना चाहती हूँ। जैसे हमारे प्राचीन तरीके से इस रामायण एक अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय महाकाव्य है, और इस महाकविताओं में जैसे रामायण के बाद फिर महाभारत, जो रचना इसकी हुई थी 5000 ईस्वी सन पूर्व महर्षि वाल्मीकि ने की थी, और बिल्कुल इसी में जो भी हमें कुछ मिल जाती है जानकारी, तो इसमें अलग अलग रिश्तों के बारे में बताया जाता था। आज हम लोग इथिक्स की बात करते हैं ना, कि किस प्रकार के इथिक्स को हमें फॉलो करना चाहिए, ये आदर्श क्या है, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पत्नी, आदर्श राजा, आदर्श रिश्तों के कर्तव्य, कहीं ना कहीं इथिक्स को लेकर आज बातें होती है। बट इन इथिक्सों को हमारे उस जमाने में भी रामायण के बाद आई संस्कृत की कविता, हिंदू जीवन, इन सभी का उपयोग था, उसका वर्णन किया मिलता है। जैसे रामायण के 7 कांड देखे जाते हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किंकिंषा कांड, सुंदर कांड, युद्धा कांड और उत्तर कांड। तो इसमें जो भी वाल्मीकि रामायण में अगर आयुर्वेद को देखना होगा, तो अयोध्या के राजा दशरथ थे, कभी कभी वो उनकी रानी जो थी कैकेयी, उनको लेकर उदास हुआ करते थे, और फिर उनके वैद्यों से उन्होंने पूछा कि जैसे हमेशा से उदास लगता है, तो उनको फिर बाद में जो भी चिकित्सा पेश की गई, उसके बाद स्वास्थ्य की देखभाल के लिए और वैद्यों को रखा जाता। तो ये हमें वहां जाता है कि किस प्रकार से प्राचीन जमाने में भी रामायण महाभारत के कालों से ही वैद्य परंपरा थी। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जो शाही परिवार होते थे, उनके अपने अपने वैद्य हुआ करते थे, एक फैमिली डॉक्टर के रूप में। रामायण में उल्लेख मिलता है कि ऋषि गौतम ने एक बार देवताओं के राजा इंद्र के अंडकोश को नपुंसक बना दिया था। उस पर अहविस या आकाशीय चिकित्सक जोड़ी ने बकरी के अंडकोश को इंद्र को प्रत्यारोपित किया था। इसके बाद इंद्र को मेषदा कहा जाने लगा। तो अंग प्रत्यारोपण का उल्लेख भी हमें इस काल में मिल जाता था। इसके बाद हम सभी जानते, प्रसिद्ध ये स्टोरी है कि दशरथ की तीसरी पसंदीदा पत्नी कैकेयी जो चाहती थी कि राम वनवास चले जाए, और अपने बेटे भरत को वो अयोध्या के राजकुमार के रूप में देखना चाहती थी, और इसी लालसा के प्रति उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जिस प्रकार से जहर दिया था, तो बिल्कुल जैसे उन्होंने एक ये देखा था कि जब दशरथ ने राम को अयोध्या के राजकुमार के रूप में ताज पहना था, तो वो जहर खाकर अपनी जान दे देगी कर कर उसने ये दिया था। तो विष विज्ञान या विष चिकित्सा का उपयोग तभी से था, पहले के दिनों से था। इसी के साथ शव संरक्षण, यानी जैसे आज हम लोग बच्चों को डेड सेक्शन करके पढ़ाते हैं, तो उसके लिए हम लोग उसको सुरक्षित रखते थे। तो ये शव संरक्षण की पद्धति भी उसी प्रकार से उसी जमाने से चलती आ रही थी। राजा दशरथ की मृत्यु कैकेयी की मांग पर अपने पुत्र राम को वनवास भेजने के अवसाद के कारण ही हुई थी। इस बीच भरत राम को मनाने और अयोध्या वापस आने के लिए उनके पीछे गए। कैकेयी भरत अपने भाई राम के अच्छे अनुयायी थे, और उन्होंने अपनी मां की क्रूर इच्छा के अनुसार अयोध्या के सिंहासन पर कब्जा नहीं किया। भरत के वापस लौटने तक दशरथ के शरीर को तेल द्रोणी या तेल के टब में सुरक्षित रखा गया था, और परंपरागत रूप से भारतीय कई चीजों को बिना विघटित हुए तेल और शहद में संरक्षित कर। तो यह घटना बताती है कि किस प्रकार से उस जमाने से शव संरक्षण की सुविधा वहां पे अवेलेबल थी, और किस प्रकार मृत शरीर को सुरक्षित रखने की इस विद्या को आज भी, जैसे आज तो मॉडिफिकेशन है, आज तो ये सारा कुछ संभव नहीं है, बट वहां से ही शव संरक्षण करने की पद्धति लागू हो गई थी। विच्छेदन, राजा राम के भगवान और सेवक हनुमान ने सीता से मुलाकात की थी जब वह रावण की कैद में थी। राम के दूत सीता ने हनुमान के माध्यम से राम को अपना दुख बताते हुए संदेशा भेजा था। उन्होंने कहा था कि अगर राम जल्दी नहीं आए, रावण मेरे शरीर को उस शल्य चिकित्सक की तीक्ष्ण उपकरणों से काट डालेगा, जो गर्भ में स्थित शिशु के अंगों को काट कर गर्भ से बाहर फेंक देता है। इससे पता चलता है कि उस समय अंग विच्छेदन का ज्ञान था, और डॉक्टर गर्भ में मृत एवं प्रभावित शिशु का अंग विच्छेदन करते थे। रामायण काल में जो अलग अलग पहाड़ थे, उन पर अलग अलग पेड़ पौधे पाए जाते थे, उनमें भी भरपूर औषधीय गुण तत्व मिल जाते थे। उसी काल में कूटज, अर्जुन,
निम्ब, अशोक, आसन, सप्तपर्ण, कोविडार, ऐसे अलग अलग द्रव्यों का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार से औषधियों का वर्णन भी मिल जाता है कि जैसे सूरा है, अलग अलग प्रकार के सूरासो, फलासो, पुष्पासो, अलग अलग प्रकार के बर्तन। और रामायण के कांड में औषधि पर्वत नाम का एक अध्याय भी पाया जाता है, जिसमें उन्होंने औषधियों का पर्वत या औषधियों का शिखर करके जो उल्लेख मिलता है, उसी के आधार पर कंचन और कैलाश शिखर का उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर ही उन्होंने जो मैंने अभी डिस्कस किया था, अमृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, ऐसे जो वनस्पतियां थी वहां से उन्होंने लाई थी। बिल्कुल। ये भी एक और बात है कि जो युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण बाण लगने से मूर्छित हो गए थे, तो राम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। उस समय वैद्य ने किसी के जीवित होने का संकेत देने के लिए निम्नलिखित संकेत और लक्षणों की व्याख्या की थी। तो जो मृत और जीवित के उस समय पे उन्होंने बताए थे। उन्होंने बताया था कि उसका चेहरा नहीं बदलता है, काला नहीं हुआ है, आकर्षित नहीं, रहित नहीं हो गया है, हथेलियां कमल के समान है, आंखें साफ है, और बिल्कुल मतलब मृत और जीवित के लक्षण, जो प्राण अपान या हम लोग चिकित्सादिष्ट की बात करते हैं, तो ये उस समय में भी ये था। संक्षेप में हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से आयुर्वेद मानव के लिए वरदान है, इसी प्रकार से हमारा जो इतिहास है ये भी हमारे लिए एक वरदान के रूप में पाया। और फिर जैसे मैंने तो नाड़ी के कई सारे नाड़ी परीक्षा के सत्रों में कई बार बताया था कि किस प्रकार से रावण कृत नाड़ी परीक्षा, रावण ही थे और उन्होंने ही जो बताया था कि अंगुष्ठ मूल स्थित नाड़ी को ही उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से ये जीव साक्षिणी है, जीवन की साक्ष्य देने वाली तो मूल की नाड़ी का ही परीक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग रेफरेंसेस हमें रामायण और आयुर्वेद किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, इसकी जानकारी मिल जाती है। कुछ थोड़े से जो भी तथ्य या जो थोड़ी सी जानकारी थी, उसको मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसी के साथ और भी कई, अगर हम लोग नाड़ी परीक्षा की बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा रोचक जानकारी हमारे पास आ जाती है कि रावण खाने के एक निष्णात वैद्य थे और उन्होंने बच्चों को लेकर उनकी अलग संहिता बनाई। और रावण की संहिता तो करीब करीब 10-15 संहिताओं को उन्होंने बनाया था कि हमारी नाड़ी विज्ञान को, इसीलिए रावणकृत नाड़ी विज्ञान ये नाम दिया जाता है। और आज जो नाड़ी विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं, शिव जी से उन्होंने इसका ग्रहण, उसका प्रचार किया था। और फिर रावण ने ही इस प्रकार से नाड़ी के बारे में बताया था। फिर तो शारंग संहिता है, और आज तो योग रत्नाकर की परीक्षा के रूप में नाड़ी मलमूत्र जीवा शब्द स्पर्श दुख आकृति, इस रूप से इसको हम पढ़ते हैं। तो केवल नाड़ी परीक्षा ही नहीं, बट बाकी सारी परीक्षाएं भी यहाँ पर निदान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस उसमें से एक नाड़ी परीक्षा जो है, उसका वर्णन प्राचीन जमाने से अलग अलग संहिताओं में किया जाता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दी मैंने। तो अभी भी अगर इसके बारे में कुछ जानते हैं, जैसे संजीवनी बूटी को लेकर या और कुछ बातें अगर आपके भी नजर में है, तो जरूर बताइएगा कि किस तरह से। वैसे तो ये बड़ा लंबा मतलब सत्र हो जाता अगर इसको हम लोग वनस्पतियों को अगर मैं बताने लग जाती। जैसे मैंने कुछ जो अ, जानकारी थी इसको मैंने ग्रुप पर भी शेयर किया है कि किस प्रकार के अलग अलग वनस्पतियां राम जी के नाम से हमें मिल जाती है, जिनको उन्होंने एक पर्याय के रूप में बताया था। जैसे सुश्रुता में भी अलग अलग उल्लेख आते हैं, अष्टांग संग्रह में उल्लेख आते हैं, हमारे निघंटु है उनमें भी हमें अलग अलग प्रकार के ये रेफरेंसेस मिल जाते हैं, जहां पर का उल्लेख आया है। राम इस वनस्पति को पर्याय के रूप में नाम दिया गया है, राम मृग है, अलग अलग नाम इसमें मिल जाते हैं। तो ये तो एक कभी विस्तारित रूप से इसकी चर्चा करेंगे। आज समय के अनुसार यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ये पार्श्वभूमि बताने का प्रयास किया है। आगे हम लोग स्त्री रोगों पर डिस्कशन। नमस्ते सभी को, बोलिए डॉक्टर संपदा, डॉक्टर गरिमा, कुसुम जी आप कुछ जानती है, डॉक्टर शैलेंद्र सर, सुवर्ण सुवर्ण, अगर आप कुछ इसके बारे में जानती हैं, आप कुछ बोलना चाहती है, तो जरूर अपना मत प्रकट करिएगा कि किस प्रकार से इस विषय विषय पर हम और ज्यादा कुछ कर सके या इसको कैसे कंसाइज कर सके। बोलिए मैम। डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर संपदा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। जी मैम। मैम अभी कभी यूज तो किया नहीं है, अभी अभी आप ही से ही इतना सब नॉलेज मिला है। मैं पढ़ रही थी आज दिन में ना मैम, ये जो आपने हम्म भेजा है। यस। जी मैम।
वो मैम एक्चुअली ये ये तो अच्छा। मतलब बहुत ही डिटेल में उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा हमें निकाल हाँ कर जी। एक एक। हाँ। जी मैम। और वहां पे एक्चुअली आप उत्तराखंड से तो वहां पे आप ये रेफरेंस ऐसे मिल जाता है कि उधर ही उत्तराखंड में ही संजूनी मिल जाता है वहां की हाँ जी। हाँ पर्वतों पर। जी। और वहां पे बिल्कुल एक मैम। कमिटी या कुछ संशोधन कार्य भी चल रहा है ऐसे भी मुझे पता चला। क्या ये सच है? आप जानती है इसके बारे में तो बताइए प्लीज। नहीं मैम, पता तो है कि चल रहा है रिसर्च, हम्म। लेकिन ऐसे आइडिया नहीं है मैम क्या चल अच्छा। रहा है। और किसको और कोई जानता है इसके बारे में वहां भी संशोधन चल रहा है इसको लेकर? किसी को कुछ जानकारी हो तो प्लीज बताइए। के दिन हम सभी मतलब इतने भावुक हो गए कि आज जो रामायण चलता था दूरदर्शन पर, तो वो जो एक भूमिका का जो भी सारे कैरेक्टर्स थे उनको आज भी हम लोग भुला नहीं पाते। और आज तो पूरा देश इसमें पूरा ये हुआ है। संपदा जी, डॉक्टर कुसुम और कोई वैद्य, इसके बारे में कुछ अगर जानकारी हो तो प्लीज ये। वनस्पतियों को लेकर थोड़ा पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। उसकी पहचान कैसे करनी, उसके कैरेक्टर्स को लेकर और निश्चितता को लेकर, है ना मैम? और बाकी केसेस के बारे में बताइए आप। जो केसेस चल रहे थे, आपने वो एंटीवर्टेड या सॉरी हाँ रिट्रोवर्टेड जी। वाला जो केस उत्तर बस्ती वाला, उसको आपने हाँ कुछ किया मैम आगे? मैम, किया है। पर मैम हम्म। एक सिटिंग किया है मैम, पर मेडिसिन इतना अभी अंदर नहीं किया मैम इस बार की सिटिंग में। अच्छा, कितनी सेटिंग्स हो गई हाँ, अभी तक? अभी तो मैम एक ही हुआ है सिटिंग। तो हाँ मैम हाँ। ब्लॉकेज तो है मैम, काफी मुझे लग रहा है कि मतलब स्लो, काफी स्लो वर्क करेगा मैम। मैंने तो अच्छा मैम, बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी मैम, मतलब अराउंड मैम 1.5 ml भी मैम मुझे लग नहीं रहा था गया होगा अंदर। अच्छा, तो थोड़ा जी। बड़ा है क्या? फिर प्रमाण बढ़ा है, थोड़ा सा प्रमाण बढ़ाने का ये करेंगे? करा मैंने 2 ml भी करा। मैम सिरिंज में तो मैम 5 ml ही लिया था। हम्म। बट फिर देखा मैम कुछ नहीं मैं। हो पाया या क्या लगा नहीं आपको? मैम। कुछ अलग फीलिंग हुई? मैम एक तो मैम जो डायलिटेशन है वो भी प्रॉपर नहीं हो रहा था मैम। हम्म। हम्म। अच्छा, नहीं हो रहा था। तो नहीं थोड़ा मैम। मुझे ऐसे लगता है कि एक दो बार करेंगे, दो तीन, हाँ जी हाँ दो जी तीन हाँ। सीटिंग यहाँ हो जाएगा ना? तीन अभी तो एक साथ हाँ आप जी। तीन करेंगी ना, उसके बाद फिर तो हमें मैम कब देखना पड़ेगा। लगता है कि, जी मैम सेकंड सिटिंग में देखते हैं मैम। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। और मैम एक केस और मैंने ग्रुप में डाला था ना मैम हाँ, अभी। ये उसको डिस्कस करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसको जी शेयर मैम। भी करती हूँ। यस, शेयर इट। ये वाली थी ना डॉक्टर गरिमा, ये आपने डाला था अधेजन्स वाली थी ना, पेल्विक अधेजन्स एंड। जी 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 मैम, अच्छा, वेलिडेशन से। बताइए इसके बारे में। आपने मैंने उसमें जो इसमें थी ट्रैवलिंग में थी, तो जी मैम। ये नहीं कर पाई ज्यादा ठीक से, बताइए। हाँ जी मैम, इसका जो एज है 39 ईयर्स है। हम्म। और अभी हम्म। मैरिज को भी मैम 1.5 साल ही हुआ है। हम्म। और मैम इसका जो स्टार्टिंग में मैम इन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही कराया है। हम्म। और मैम इन्होंने एक्चुअली मैम, ये लोग ना परेशान होके आते हैं तो अल्ट्रासाउंड्स भी इतने होते हैं ना, तो इतना हम्म। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कई बार तो हम्म। कि क्या हम लेके चलें, किस बेसिस पे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें मैम। तो मैम मैं तो हम्म। लेटेस्ट ही जो होता है ये तो अपने आप ही कराती हूँ, जो भी हम्म। अल्ट्रासाउंड कराना है या टीवीएस। पुराना अच्छा। तो मैम अगर आप हिस्ट्री देखिए तो मैम कुछ लोग तो मैम ऐसे दिखा देते हैं कि ओवरी नहीं है। तो कुछ लोग मैम ये दिखाते हैं कि फाइब्रोइड के कारण भी ब्लॉकेज हो जाती है मैम अगर साइज बड़ा है। तो वो फिर हम्म। ब्लॉकेज ही डाल देते हैं सिंपल की फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। बट मैम अच्छा। जैसे जो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड है उसमें किसी में फाइब्रोइड दिखा, तो मुझे लगा कि फाइब्रोइड के कारण ही मैम हो सकता है कि ब्लॉकेज दिखा रहे हो फेलोपियन ट्यूब में। बिल्कुल। हो मैम, यस। मुझे मैंने वही बताया था आपको उस दिन। मैंने थोड़ा मुझे जी ऐसे लगा कि जैसे अवरोधजन्य संप्राप्ति इसमें है ना, अवरोध है कहीं ना जी। कहीं। तो आपने तो अच्छा वजन तो पेशेंट का बड़ा नहीं है ना? जैसे मैम। 39 ईयर्स, प्राकृत कफपित्त मैम का एज वेट, भी तो। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी हाँ जी, वेट मैम वेट भी ज्यादा है, 72 kg वेट है। अच्छा, वेट। फिर मैम जी यहाँ पे तो सिंपली धात्वाग्निमांद, जाठराग्निमांद एंड ये जी। सारी संप्राप्ति और ये मिल जाता है हमें कि कैसे कफ के कारण अवरोध हुआ है।
हाँ जी, हाँ अवरोध जी। को निकालना होगा। और ये बताए 39 ईयर्स यानी ये मतलब अभी अभी आगे इसका ये क्या है, कैसे हम लोग इसमें क्या उसको कंसीव करना है? हाँ जी मैम, इनफर्टिलिटी के तो लिए है। प्राइमरी मतलब एक बार भी हाँ प्रेगनेंसी जी। नहीं हुई? नहीं मैम, तो क्या अभी कारण था, ट्रीटमेंट ही इतने करा साल रहे हैं शादी मैम। लेट हुई या क्या कारण था, हाँ इसलिए मैम, बताइए। शादी भी लेट है मैम, 1.5 साल ही तो हुआ है मैम शादी को ना, बोल रहे थे। अच्छा। जी हाँ, मैम, लेट मैरिज ही कारण है। लेट मैरिज है मैम। अच्छा। और फिर मैम हार्मोनल, अभी जो दिसंबर में मैम ये अल्ट्रासाउंड जो उन्होंने मुझे शेयर किया था, दिसंबर का है मैम ये अल्ट्रासाउंड, 15 दिसंबर। इसके हम्म। बाद जब इन्होंने यहाँ दिखाया मैम अरिहंत पे, तो मैम ने इनको वही प्रोजेस्टेरॉन वगैरह दिया। तो उसकी वजह से ना मैम, मैंने एक्चुअली मैम पेशेंट ना, जैसे हम लोग अपने अकॉर्डिंगली कन्विंस करते हैं कि पहले आप शोधन कराएं और फिर उत्तरवस्ती। हम्म। तो मैम हम्म। बहुत कम पेशेंट्स होते हैं कि वो मतलब शोधन रेडी। कराते हैं। क्योंकि जी। मैम एक्चुअली मैम अब सबके माइंड में ना थोड़ा सा अवेयरनेस तो सभी को हो गई है इतनी, कि लोग ना बस कि इनफर्टिलिटी के लिए आप उत्तरवस्ती करिए बस। हम्म। तो ऐसे भी होता है हम्म। मैम, मतलब मुझे मैम हाफ एन आवर तो पूरा एक मतलब समझाने में हम्म। लग जाता है, बट वो कुछ फायदा नहीं होता मैम। एट द एंड फिर आगे मैम उत्तरवस्ती ही करिए, मतलब वो मैम समझ हम्म। नहीं पाते कि मैं ये बोल रही हूँ कि आप शोधन कराइए पहले। तो नहीं, फिर ठीक मैम है, मुझे कोई तो। बात नहीं। तो ऐसे केसेस में ना हम थोड़ा ना नित्य विरेचन पे को 5-7 दिन का धीरे जी धीरे जी जी। विरेचन होता रहेगा तो कोष्ठ शुद्धि होगी। निराम जी मैम। अवस्था, फिर विरेचन करके फिर उत्तर। एटलीस्ट देखिए क्या है, सिंपल बात है। काम कब करेगी, जब फैलोपियन ट्यूब्स में अच्छे से जाकर अवरोध दूर करना है। तो थोड़ा सा हम लोग जहाँ पे वो भी जो भी हेतु दुष्ट बचना है, आम बेटा है, शरीर में क्लेद है, कहीं ना कहीं मेद धात्वाग्नि है, और इसी मेद के कारण भी अधेजन से। और इफ यू डोंट माइंड, आप थोड़ा पेशेंट से हिस्ट्री पूछिए कि लेट मैरिज, भले लेट मैरिजेस हो बट इसमें अधेजन जी। दिख रहे मैम। अधेजन्स हाँ का जी, मतलब हाँ जी। सोचिए, अधेजन्स कब जी होते हैं बताइए? अधेजन्स यानी कहीं ना कहीं लेयर बनना, परत बनना। तो मोटापा मैम। मतलब मोटा एक स्तर बढ़ जाता है, लेवल ऐसी। तो इसको इस संप्राप्ति यानी इसको भी हमें लेखन या इसके साथ ही करना है। और मेरा विचार ये है कि जब वजन बढ़ जाता है या अधेशंस, जी कई कुछ मतलब मिस हैपेंस वगैरह तो नहीं पहले की उनके लाइफ में वगैरह, जी मैम, कभी पूछना पेशेंट पड़ेगा। बताते नहीं है ना, अगर ऐसी हाँ हिस्ट्री जी। होती है तो अधेजन्स एक्चुअली लेट मैरिज एंड ये तो अधेजन का कारण नहीं है ना। जी मैम, पूछना पड़ेगा वो तो फिर ना, कि थोड़ा क्यों सा हो रहा पूछिए है। तो पेशेंट को ना, अभी वो डायरेक्ट कोई ऐसे बताएगा नहीं। जी बट फिर आपने क्या स्टार्ट किया है? मैम, मैंने ना एक्चुअली पहले चेकअप किया। हाँ, तो ठीक है। जब चेकअप किया मैंने, तो मैम फिर उसका ना मैम सर्वाइकल इरोजन भी है मैम अभी। हम्म। तो मैंने उनको बोला कि आपका जो सर्विक्स है वो पूरा मतलब इरोडेड है। तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा तो किसी ने बताया नहीं, मैंने अभी टीवीएस भी अच्छा। कराया और एचएसजी जैसे कराया है। तो हम्म। मैम उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता था ऐसे। तो उन्होंने मैम जो मैंने आपको बताया हार्मोनल मेडिसिन ली है, शायद उसी के कारण ही मैम हो सकता है कि ये इरोजन हुआ हो, सर्वाइकल इरोजन। अच्छा, इरोजन क्योंकि यानी मैम मैंने, रेडनेस, पेन वगैरह है पेशेंट को फिर? नहीं मैम मैंने पूछा नहीं। था, पेन पेन और ब्लीडिंग कुछ नहीं था। और हाँ। इन्होंने मैम मैंने हार्मोनल भी मैम ऐसे करा लिया था, एफएसएच एलएच सब कराया मैम। तो वो भी नॉर्मली हम्म। है, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन कम था मैम, और एएमएच वैल्यू लो है, दैट्स इट। अच्छा। लेकिन मैम मैंने यही पूछा, जैसे सर्वाइकल इरोजन मैंने देखा तो मैंने उन्हें यही पूछा सबसे पहले कि आपको पेन तो नहीं है या स्पॉटिंग वगैरह तो नहीं होती है अच्छा। इस टाइप से। तो मैम मना कर रहे थे वो कि ऐसा तो नहीं है। अच्छा। मैम हम तो तो मुझे उत्तरवस्ती ऐसे अभी लग रहा है कर ना, नहीं इसको सकते ना। उत्तर बस्ती करने से पहले थोड़ा पीछू कर ले इसमें हाँ जी मैम, इरोज। वही मैंने मैम अभी उसी दिन मैंने जाती आदि घृत का बिच्छू रख ही दिया था, योनि हाँ। प्रक्षालन करके ना मैम। हाँ। हाँ। तो पहले ऐसे मैम भी कर सकते हैं कि अगर जी इमेज देखिए, दिन जी जात्यादिक यूज किया और नेक्स्ट डे फलग्रुत यूज किया, क्योंकि आगे पेशेंट को कंसीव जी करना है तो एक दिन जात्यादि से रोपण हो जाएगा, फलग्रुत से वहां का एरिया जो है वो ज्यादा मतलब इसकी ये बढ़ेगी, ग्रास्पिंग बढ़ेगी उसकी, है ना? तो ऐसे ओके मैम। थोड़ा सा विचार करिएगा कि ऐसे करके व्यत्यास नहीं करके पीछू का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ऐसे भी मैम। थोड़ा सोचिएगा पीछू। जी मैम। और कुछ मेडिसिन बाकी चंद्रप्रभा वगैरह दी, आरोग्य वर्धिनी हाँ मैम, चंद्रप्रभा? अभी हाँ। अभी तो मैम स्टार्टिंग में वही दीपन पाचन दिया।
और हम्म। त्रिफला चूरन भी दिया था स्टार्टिंग में मैम, इसमें ठीक थोड़ा है। सा ना आप आपको अगर अवेलेबल होता है तो माउस मेदोपाचक का जरूर विचार करिएगा। जैसे धात्वाग्नि मांद है, पेशेंट का वजन बढ़ा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि माउस मेदोपाचन जरूर चाहिए। इसमें ना थोड़ा अच्छा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैम, यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है मैम ये रस पाचक, मांस मेदोपाचक, हाँ ये सब हाँ। अच्छा, यहाँ पर माउस तो मैम पाचक नहीं है। पट्टी। जी, अच्छा। यहाँ पे मैम तो हाँ, नहीं है ऐसे। तो इसके द्रव्यों का प्रयोग करवाया जा सकता है। ठीक है जो मैम जी। इसके कंटेंट्स है मैं डाल देती हाँ हूँ जी। पूरा इसका। जी तो मैम। आप वो कंटेंट्स लेकर के करिएगा। ओके वो मैम। तो पॉसिबल है ना। मैम जैसे सर्वाइकल एरोजन है तो अभी शारकर्म करें? हाँ, वो भी चल सकता है, क्षार कर्म करिएगा। जी मैम। यस, शार कर सकते। मैम योनि प्रक्षालन करके, शारकर्म करके हाँ। देन इच्छु। यस। और वो आप ना क्षार कर्म का आपने यूज किया है ना, पहले करते जी। हैं। जी मैम, पहले अच्छा। भी करा है मैम, हाँ ठीक है, यक्षार। फिर जो आपको प्रोसीजर पता है कितना समय रखना है, एंड हाँ फिर जी, लाइम हाँ जी। वाटर से ये करना है वगैरह, वो हाँ सारा जी पता है। मैम। ठीक है, फिर जी मैम। क्षार कर्म का तो मैम अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा आपको ना। बिल्कुल। ठीक है मैम। शारकर्म और क्या करते हैं मैम पहले। करेंगे, एक जी बताइए मैम। मुझे, अभी स्टेप्स बताइए, स्टेप्स बताइए। मैम शारकर्म, हम्म। नहीं, क्या क्या किस किस मतलब पेशेंट को प्लान कैसे करेंगे। वो तो हम सम्यक दग्ध लक्षण देख के मैम, जब वो सम्यक हाँ, नहीं दग्ध नहीं नहीं नहीं, एक एक अभी आप काउंटिंग करें। बताइए कि आप पहले पिचू करेंगे, फिर ये करेंगे, ऐसा वो बताइए। अच्छा अच्छा मैम। प्लान ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताइए कैसे करेंगे। ओके मैम। मैम हम्म। पहले तो हम योनि प्रक्षालन करेंगे, या हम्म। तो पंचवल्कल क्वाथ से मैम, या त्रिफला क्वाथ, या निम्बादी क्वाथ से। ठीक उसके है। बाद मैम, उसके बाद मैम शारकर्म करेंगे। हम्म। हाँ जी मैम, फिर उसके बाद मैम योनि पिच्छु करेंगे। अच्छा। ठीक है। ओके। और इंटरनल में क्या देंगे और। इंटरनली मैम ओरली इनटेक के लिए हाँ, ओरल इंटेक मेडिसिन। मैम अभी तो मैम मैंने अभी वो दीपन पाचन तो दे दिया है। अब मैम हाँ। मैंने उसे दिया है आज फिर चंद्रप्रभावती और वरुण आदि कषाय और अच्छा। वरुण आदि और मैम पुनर्नवा अच्छा कषाय। ठीक है। जी मैम, और ठीक है। काचनार गूगल भी दिया है मैम। अच्छा। ओके, तो मैं आपको ना ये माउस मेदोपाचक की कंटेंट से देखिए, माउस पाचक में पटोल, निम्ब, आम्लकी, हरितकी और बीबी तक आता है। तो हम्म, चूर्ण के रूप में भी यूज कर सकती है। जी मैम। मगर अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है तो पटोल तो बेस्ट हाँ ही है। उसमें पटोल और नींब ये तिक्त, और मेदोपाचक में किरात तिक्त है, एंड अमृता, चंदन, ये विश्व भेद शुंठी है। तो आई थिंक शुंठी, पटोल और चंदन, किरात तिक्त ऐसे कंबाइन करके आपने चूर्ण के रूप में भी दिया ना, तो आपका जो हेतु है वो ये हो जाएगा, पाचन हो जाएगा मांस का और मेद का भी। जी मैम, ठीक है मैम। तो ये भी थोड़ा मतलब आप सोचते जाइए कि जैसे कि ठीक है जिस मैम। धातु का वो व्याधि है, दुष्य कौन सा है, दोषों के बारे में हम लोग सोचों के बारे में, तो उस दोष दुष्य दोनों का भी धात्वाग्निमांद करेक्ट करने के लिए पाचन किया जाए। तो यहाँ पे तो जी चलिए अवरोध है और अधेजन से, इसका मतलब कहीं ना कहीं माउस में दुष्टि है ही, तो इसको लेखन या जो भी शोधन करेंगे उसको हटाना है, तो इसमें पाचन का रोल भी अच्छा रहेगा। अब साइमल्टेनियसली एक चूर्ण दिन में कई करवा दीजिएगा उसको ऐड, या काढ़े में तो डाल दीजिएगा ये सारे द्रव्य। और ठीक है तिक्त मैम। रस है ना मैम, तो तिक्त रस थोड़ा शोधन या हीलिंग में भी मदद करेगा, जैसे आप बता रही ना सर्वाइकल। जी मैम। मैम फलकृत अभी दे के अभी रुक के दे। ये फलकृत। एक एक होने दीजिएगा, एक महीना होने दीजिएगा ट्रीटमेंट को। तो ठीक है। इसमें डालेंगे हम लोग, अभी आप जैसे चल रही वो चलने दीजिएगा, जाते अभी ग्रुप का पीछू, जी और मैम। ये बाकी उत्तर बस्ती, और फिर ये, बट मैम जस्ट उत्तर पेशेंट को थोड़ा सा और अच्छे से कन्विंस करके, अगर ये करेंगे ना, काउंसलिंग करके कन्विंस करके थोड़ी हिस्ट्री भी निकाल लीजिएगा, ताकि हमें जी। और कुछ इसमें ऐड ऑन करने का मौका मिले कि हम डायरेक्ट उस तक पहुंच जाए, हेतु तक पहुंचे अच्छे से। ओके मैम। मैम उत्तरवस्ती तो अभी कर नहीं पाएंगे क्योंकि इरोजन बहुत ज्यादा है, एंटीरियर नहीं वेजाइनल मत करिएगा, मत नहीं हो करिएगा, पा रहा उसको है। थोड़ा हील होने दीजिएगा। और हील के जी लिए आपने जैसे पंचवल्कल, त्रिफला से पंचवल्कर बेटर है। इवन आप उदुम्बर हाँ का भी ऐड कर सकते हैं ना। पेशेंट को ना उदुम्बर अवले खाने को भी दीजिए। उदुम्बर ये, अच्छा मैम। हाँ, वो थोड़ा प्रोटेक्ट भी करता है, करनी नहीं उन व्यापक पर का अच्छा रोल है रियोजन्स मैम में भी। एंटी एंड एंटी ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ और बाकी सभी ये जो भी अवरोध है उसके लिए भी ठीक रहेगा। एक अवलेह भी मिल जाता है ना पेशेंट, थोड़ा
ये जी रहता है, मैम। उसमें कई सारे कंटेंट्स भी होते हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाता है। ओके मैम। और संपदा जी, कुछ ऐड करना है इसमें, इस केस में, डॉक्टर संपदा? यस। और कोई वैद्य, अगर कुछ इसमें ये करना है, ऐड करना है, तो प्लीज बताइए। और कोई मैम, इसमें आपको पूरा मतलब केस केस पूरा सा आपका ये हो गया डिस्कशन इसका, या और कुछ इसमें आपको डाउट्स है तो पूछिएगा। मैम उसके पार्टनर के बारे में और पेशेंट के इसके बारे में बताइए, प्रोफेशन के बारे में क्या करती है, हिस्ट्री में थोड़ा सा मंजू भंडारी। मैम हाउस वाइफ ही है, वर्किंग नहीं है मैम। ओके। अभी हस्बैंड का भी मैम मैंने बोला है उनको सिम एनालिसिस का। तो अभी तो मैम पता हाँ नहीं सेकंड टाइम फिर बोला है। हाँ तो अभी तो मैम यही बोल रही है, अभी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो मैम लेट्स सी कि, क्योंकि मैम वो भी जरूरी है साथ में अगर इनफर्टिलिटी है। हाँ। यस। जी मैम। यस। इस उसी कि थोड़ा सा अगर बाकी और भी थोड़ी जानकारी, दोनों को हम लोग अच्छा ये करेंगे, दोनों में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उधर पतिदेव को भी आप थोड़ा सा आम पाचन करवा के विरेचन देते हैं, तो शुद्ध शुक्र या स्पर्म बढ़ेगी, तो यहाँ पे कंसीव होने में ज्यादा आसानी होगी। जी मैम। यस। और किसी का कुछ केस है? ओके। मैम सर्वाइकल इरोजन में जैसे यफ्शार से करते थे, तो हम तो और कुछ मैम ये बेस्ट है कि उससे भी अच्छा कुछ और यफ्शार के नहीं, अलावा? ये उपचार भी अच्छा है, अपामार्ग भी यूज कर सकती है। एंड आप ये कर रही ना, इसके लिए पीचू कर रही ना, जी। क्षार भी करेंगे और पीचू भी करेंगे। पिच्छू भी कर रहे हैं मैम, जाति अधिकृत का मैम। यस। करके प्रक्षालन करके पीचू रख देते तो जी जी इसमें जी। आपको तीसरे चौथे रिजल्ट आना शुरू हो जाते, ये तो ठीक ही है। जी मैम। जात्यादि तेल और पंचवल्कल, ये तो मतलब एक पेटेंट ही है उसमें। थोड़ा कफहर चिकित्सा करेंगे और रोपण चिकित्सा। एक कभी कभी कोई ये भी तेल यूज करते हैं इसमें ना, शल्याक्यादि तेल करके आता है, वो भी काफी अच्छा माना जाता है। ओके मैम। शल्याक्यादि तेल तो काफी, नीम इवन नींब तेल वगैरह भी यूज करते हैं ना, अच्छा है उसका भी रिजल्ट ना। जी मैम। बट क्षार कर्म आइडियल है, पिचू एंड क्षार आइडियल है ओके इसमें मैम। ट्रीटमेंट में। इरोजन के लिए ना वो ज्यादा आइडियल बन जाते हैं क्षार का, क्योंकि ज्यादा जी। लोग करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लोकली अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जल्दी मिल जाता है ना, हाँ पेशेंट जी जी। जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, तो पेशेंट भी सही रहता है और कफ का शमन हो जाता है, सब कुछ इससे अच्छे ये हो जाते हैं। जो भी रेडनेस है, पेन है लोकल, वो अच्छा होता है। चवलकल कफ पित्त शामक भी है और शोफ भी कम करता है, दाह भी कम होता है इसके साथ। हाँ देखा नहीं। जात्यादि तेल तो बेस्ट है हीलिंग के लिए, तो उससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं, इवन जात्यादि गुरुत्व भी ठीक रहता है। मैम एक केस और है, वो कल करेंगे मैम, क्योंकि वो फिर लंबा हो जाएगा। नहीं एंडोमेट्रियल ठीक है। पॉलिप है मैम। हाँ ठीक है, आप जैसे ठीक समझे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ जी, आपके मैं जैसे शेयर कर दूंगी मैम ग्रुप में। शेयर फिर कर कर। दीजिएगा, तब तक हम लोग सोच के भी रखते हैं। जी मैम। एंडोमेट्रियल पॉलिप है मैम वैसे या केस। आप इसको आप अपामार्ग से भी कर सकते हैं। देखिए इसमें कैसे क्रम रहेगा कि जी। आपने अपामार्ग क्षार ये कर लिया, उसके बाद आपने योनि प्रक्षालन कर लिया, उसके बाद फॉलोड बाय पिच करिएगा। जी मैम। और दोनों में एक थोड़ा टाइम का ये रखिए, गैप रखिएगा, हाँ आधे जी। घंटे का गैप रखिएगा कार्यक्रम के बाद। हाँ जी। हाँ। और फिर ये वॉश हो गया, फिर पीछू रख दे, पीछू ज्यादा समय तक रखना होगा ना आपको, हाँ एटलीस्ट जी। 1 आवर 2 आवर हाँ रखेंगे। मैम, वो तो मैं मैम करती हूँ, बोलती हूँ कि 2 आवर्स तो यस। रहना ही रहना है। तो तीसरे दिन ही आपको मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, ओके। चलिए फिर आज के इस थैंक यू सत्र मैम। को यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। आपको सभी को फिर से एक बार पुनश्च एक बार मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और फिर कल हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे।